द डिसिप्लिन ट्रेडर बुक के लेखक मार्क डगलस से चैप्टर 11 में हम सीखेंगे कि एक ट्रेडर के रूप में हमें एडेप्टेशन सीखने की आवश्यकता क्यों है। चैप्टर 11 अडेप्ट करना सीखने की आवश्यकता क्यों है। बदलती एनवायरमेंटल कंडीशन के अनुसार ढलने की हमारी क्षमता और हमारे जीवन के बारे में हमारे द्वारा महसूस की जाने वाली सेटिस्फैक्शन के लेवल के बीच सीधा रिलेशन है। आउटर एनवायरमेंट में होने वाले चेंजेस के अनुरूप ढलने का तात्पर्य यह है कि हम स्वयं को बदल रहे हैं, क्योंकि हम अधिक से अधिक यह सीखते हैं कि एनवायरमेंट इसके नेचर के बारे में डिस्टिंक्शंस के संदर्भ में क्या प्रदान करता है। जितना अधिक हम एनवायरमेंट के विभिन्न कंपोनेंट्स के बीच अंतर कर रहे हैं और वे एक दूसरे पर एक फोर्स के रूप में कैसे कार्य करते हैं, उतनी ही अधिक इन्फॉर्मेशन हमारी परसेप्शन के माध्यम से हमारे लिए उपलब्ध हो जाती है। जैसे जैसे हम उपलब्ध इन्फॉर्मेशन के बारे में अपनी परसेप्शन का विस्तार करते हैं, हम आउटर एनवायरनमेंट के साथ हमारे कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन में एक डीप लेवल की समझ और इनसाइट प्राप्त करेंगे। अर्थात एनवायरनमेंट किस प्रकार एक फोर्स के रूप में कार्य करने की क्षमता रखता है, हम और एनवायरनमेंट हमारे बिहेवियर की फोर्स पर कैसे रिएक्शन करेगा। हमारी समझ और इनसाइट का लेवल जितना गहरा होगा, हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने और अपने गोल्स को प्राप्त करने के लिए एनवायरनमेंट के साथ उतने ही प्रभावी ढंग से इंटरैक्ट कर सकते हैं। हमारी जरूरतों को पूरा करने और हमारे गोल्स को प्राप्त करने से हमारे भीतर हमारे जीवन के बारे में कल्याण, कॉन्फिडेंस और सेटिस्फैक्शन की भावना पैदा होती है, जो अन्यथा असंतोष, निराशा और गिरावट की भावनाओं की विशेषता होती है। सफलता, कॉन्फिडेंस और सेटिस्फैक्शन सभी एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। वे विस्तार और मेंटल ग्रोथ के पॉजिटिव साइकिल को बनाने और बनाए रखने के लिए एक दूसरे से ब्रीड करते हैं, और इसी तरह निराशा, असंतोष और गिरावट भी इमोशनल दर्द, चिंता और अवसाद के नेगेटिव साइकिल बनाने के लिए एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने और अपने गोल्स को प्राप्त करने के लिए इनर मेंटल एनवायरनमेंट और आउटर फिजिकल एनवायरनमेंट के बीच कुछ लेवल का कॉरस्पॉन्डेंस या बैलेंस होना चाहिए। कॉरस्पॉन्डेंस से मार्क का मतलब यह है कि आउटर एनवायरनमेंट कैसे काम करता है, इसके कुछ लेवल की समझ, हमारी जरूरतें, इरादे, लक्ष्य और इच्छाएं सभी सबसे पहले मेंटल एनवायरनमेंट में मौजूद होती है। तब फिजिकल एनवायरनमेंट में भविष्य के किसी क्षण में 3 चीजों में से एक घटित हो सकती है। वे या तो 100% पूर्ण होते हैं, या आंशिक रूप से पूर्ण होते हैं, या बिल्कुल भी पूर्ण नहीं होते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप पूर्ति की डिग्री के बराबर सेटिस्फैक्शन या असंतोष की भावनाएं उत्पन्न होती है। स्वयं को पूरा करने के लिए हमें बाहरी एनवायरमेंटल फोर्सेस के साथ इंटरैक्ट करने की आवश्यकता है। हम किस हद तक खुद को पूरा करते हैं, यह बाहरी कंडीशन के रिलेशन में उठाए जाने वाले सबसे उपयुक्त कदमों को जानने का एक कार्य है, और हम जो जानते हैं उस पर हम किस हद तक कार्य करते हैं। मौजूदा कंडीशंस के रिलेशन में उठाए जाने वाले सबसे उपयुक्त कदमों को जानना इस बात पर निर्भर करता है कि सीखने के लिए उपलब्ध चीजों के रिलेशन में हमने कितना या कितना कम सीखा है। एग्जाम्पल के लिए लगभग 6 फीट डायामीटर वाला एक सर्कल बनाएं। यह सर्कल ब्रह्मांड के नेचर के बारे में जानने के लिए उपलब्ध हर चीज को रिप्रेजेंट करेगा। अब बड़े सर्कल के भीतर एक छोटा सर्कल बनाएं जिसका डायामीटर लगभग 2 मीटर हो। यह छोटा सर्कल हमारे एग्जिस्टेंस की शुरुआत के बाद से मानव जाति के सभी एक्यूमुलेटेड नॉलेज को रिप्रेजेंट करेगा। दूसरे शब्दों में, हमने अपने एनवायरनमेंट और खुद की परस्पर क्रिया करने वाली फोर्सेस के बारे में अभी तक जो कुछ भी खोजा है, उसके रिलेशन में हमने क्या सीखा है। अब छोटे सर्कल के भीतर एक पॉइंट लगाएं। यह पॉइंट लगभग इस बात को उचित रूप से रिप्रेजेंट करेगा कि हम में से प्रत्येक व्यक्ति ने ज्ञान, इनसाइट और समझ में क्या जमा किया है, जो पहले से ही दूसरों द्वारा हर चीज के रिलेशन में पास्ट और प्रेजेंट दोनों में खोजा और सीखा जा चुका है। अन्यथा वह अभी भी खोजे जाने की प्रतीक्षा कर रहा है। बड़े सर्कल और छोटे सर्कल की इनर बाउंड्रीज के बीच का एम्प्टी स्पेस मूल रूप से वह सब कुछ है जिसके बारे में हम इंडिविजुअली या कलेक्टिवली रूप से अभी तक नहीं जानते हैं या नहीं सीख पाए हैं। एनवायरनमेंट में एक्सपीरियंस करने के लिए बहुत सी चीजें उपलब्ध हैं। हालांकि जब तक हम उनके बारे में नहीं सीखते,
हम उनका एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे। जैसे लोग एटॉमिक एनर्जी की खोज होने तक उसका एक्सपीरियंस नहीं कर सके, फिर भी यह एनवायरनमेंट में मौजूद था। हमारे द्वारा वास्तव में इसकी खोज करने से पहले सैकड़ों हजारों वर्षों से एक्सपीरियंस किए जाने और इसके बारे में जानने की प्रतीक्षा की जा रही थी। ये छिपे हुए कंपोनेंट थे जिन्हें किसी के द्वारा एक्टिवली उजागर किया जाना था। अन्यथा यदि एनवायरनमेंट हम पर इस तरह से एक फोर्स के रूप में कार्य करता है जिसे हमने अभी तक समझना नहीं सीखा है, तो हम या तो एक्सपीरियंस को वास्तविक नहीं मानकर खारिज कर देंगे, या कुछ अंधविश्वास बना लेंगे, या इसे कुछ अननोन फोर्स के रूप में सोचेंगे, जब तक कि हम इसकी जांच नहीं करते। जब हम जांच करते हैं तो हम उन सभी इंटरैक्टिंग कंपोनेंट्स को पहचानने के लिए पर्याप्त अंतर करना सीखते हैं जो एक दूसरे पर एक फोर्स के रूप में कार्य करते हुए प्रभाव पैदा करते हैं, जिसे हम भी रैंडम मानते थे जब तक कि हमने एक्सपीरियंस के बारे में नहीं सीखा। वर्षों तक एकेडमिक ग्रुप्स के कई लोगों का मानना था कि मार्केट रैंडम थे। यह मानव नेचर की उनकी सामान्य समझ की कमी का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। जब आप उनके डर के तर्क को समझते हैं तो लोग पूरी तरह से तार्किक तरीके से कीमतों पर एक फोर्स के रूप में कार्य करते हैं। छोटा सर्कल दर्शाता है कि मानव इतिहास में किसी समय किसी ने क्या खोजा और क्या एक्सपीरियंस किया है। मानव इतिहास में सभी खोजों ने छोटे सर्कल का विस्तार करके बड़े सर्कल को अधिक से अधिक शामिल किया है। एग्जाम्पल के लिए, मध्य युग के दौरान छोटा सर्कल संभवतः अपने वर्तमान आकार का 10वां हिस्सा रहा होगा। तब से प्रत्येक खोज ने उस एनवायरनमेंट को बदल दिया जिसे हम एक्सपीरियंस कर सकते थे, क्योंकि इसने मेंटल एनवायरनमेंट में कुछ ऐसा जोड़ा जो पहले इसमें मौजूद नहीं था। दूसरे शब्दों में, जैसा कि हमने सीखा, हमने अपने आसपास की दुनिया को देखने के तरीके को बदल दिया, जिसके परिणाम स्वरूप समग्र रूप से मानव जाति की सोच का विकास हुआ। इसमें कोई संदेह नहीं है कि मानव जाति का एक्यूमुलेटेड नॉलेज उस लेवल तक बढ़ गया है जो 100 साल पहले जीवित सबसे ब्रॉडेस्ट, सबसे प्रगतिशील सोच वाले व्यक्ति के दिमाग को भी पूरी तरह से अकल्पनीय या भ्रमित कर देगा। जो कुछ भी अब मौजूद है वह तब एग्जिस्टेंस में नहीं था, जैसे कार, विमान, फोन, कंप्यूटर इत्यादि। किसी ने जो सीखा और दूसरों के साथ शेयर किया, यह उसका रिजल्ट है, और परिणाम स्वरूप इसने उस एनवायरनमेंट की कंसिस्टेंसी और मेकअप को बदल दिया जिसमें हम रहते हैं। और फिर भी हमारे पास जो कुछ भी है वह मानव जाति की शुरुआत से ही पॉसिबिलिटीज के रूप में उपलब्ध है। मानव युक्त अंतरिक्ष उड़ान की पॉसिबिलिटी उस पहले क्षण में मौजूद थी जब एक व्यक्ति ने तारों से जगमगाते आकाश की ओर देखा और सोचा कि चंद्रमा पर जाना कैसा होगा। निसंदेह हमने तब तक ऐसा करने का प्रयास भी नहीं किया जब तक कि हमारा ज्ञान उस पॉइंट तक विकसित नहीं हो गया जहां महज इच्छा को वास्तविकता में बदला जा सकता था। लेकिन क्या होगा यदि हम 1889 में वापस जा सकें और सामान्य 40 वर्षीय उस व्यक्ति को उस दुनिया के बारे में बता सकें जिसमें उसके ग्रेट ग्रेट परपोते बड़े होंगे? ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे वह विश्वास कर सके कि चीजें कितनी भिन्न होंगी। वह इस पर विश्वास नहीं करेगा क्योंकि उसके पास इस पर विश्वास करने के लिए मेंटल फ्रेमवर्क नहीं होगा। ठीक उसी तरह जैसे हम अब से 100 वर्षों में हम जो विकसित हुए होंगे उस पर विश्वास करना हमारे लिए बहुत कठिन होगा। यह पॉइंट केवल उस दुनिया को रिप्रेजेंट करता है जिसे हम एक व्यक्ति के रूप में एक्सपीरियंस करते हैं। यदि हमारे मेंटल एनवायरनमेंट में मानव जाति का सारा एक्यूमुलेटेड नॉलेज होता तो क्या एक्सपीरियंस करना संभव होता? एक व्यक्ति के रूप में आप और मैं जो कुछ भी जानते हैं उसके रिलेशन में जो कुछ भी हमने अभी तक नहीं सीखा है वह उन बाउंड्रीज के प्रेजेंट सेट को रिप्रेजेंट करेगा जिनसे हम काम करते हैं। अर्थात फिजिकल एनवायरनमेंट के नेचर के बारे में हमारे सभी इंडिविजुअली एक्यूमुलेटेड नॉलेज, प्रत्येक मेमोरी, बिलीफ, डिस्टिंक्शंस, एसोसिएशंस, इनसाइट्स या समझ, एक्सपीरियंस, बिलीफ और एक्सपीरियंस के लिए एनवायरनमेंट में उपलब्ध चीजों की तुलना में हमारी इंडिविजुअली बाउंड्रीज को रिप्रेजेंट करेंगे। अर्थात हमारी इंडिविजुअली बाउंड्रीज हमें जो समझने या एक्सपीरियंस करने की अनुमति देती है उससे कहीं अधिक इंफॉर्मेशन एनवायरनमेंट में हमेशा उपलब्ध रहेगी। जो हम अभी तक नहीं जानते उसकी विशालता पर विचार करें। इस बात पर विचार करें कि एग्जिस्टेंस में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति एनवायरनमेंट को
किसी न किसी तरह से बदलने के लिए एक फोर्स के रूप में कार्य करता है, जो हमें एक व्यक्ति के रूप में बहुत संतुष्टिदायक या असंतोषजनक तरीके से अफेक्ट कर सकता है। जिस तरह से प्रत्येक व्यक्ति एनवायरनमेंट को बदलने के लिए एक कारण के रूप में कार्य करता है, जो बदले में बाकी सभी को अफेक्ट करता है, वह उसके मेंटल एनवायरनमेंट की संरचना के अनुरूप होगा। इसलिए जब तक आप या मैं हर किसी के बिहेवियर के हर पहलू और उन तरीकों को नहीं समझते हैं जिनसे वे खुद को एनवायरनमेंट पर एक ताकत के रूप में कार्य करने के लिए अभिव्यक्त कर सकते हैं, तब तक एग्जिस्टेंस में रहने वाला हर दूसरा व्यक्ति एक अननोन आउटर फोर्स को रिप्रेजेंट करेगा। इस हद तक कि हमने मानव नेचर के बारे में नहीं सीखा या उसे समझा नहीं। हम प्लेनेट पर मौजूद प्रत्येक व्यक्ति के ज्ञान को दर्शाने के लिए छोटे सर्कल को पॉइंट से भरना शुरू कर सकते हैं, जब तक कि सर्कल लगभग भर न जाए। छोटे सर्कल में छोड़ा गया रिक्त स्थान उस ज्ञान को रिप्रेजेंट करेगा जो किसी न किसी रूप में मौजूद है, जो आज जीवित किसी व्यक्ति के दिमाग में नहीं है। हम पॉइंट्स को ग्रुप्स में भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, जहां प्रत्येक पॉइंट विभिन्न संस्कृतियों के शेयर्ड नॉलेज और बिलीफ्स को रिप्रेजेंट करने के लिए थोड़ा ओवरलैप करेगा। हालांकि वे बहुत अधिक ओवरलैप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम सभी एक्सपीरियंसेस में अपने इंडिविजुअली डिफरेंसेस के कारण कुछ अलग जानते हैं। पॉइंट्स को भी अलग अलग आकार का होना चाहिए, ताकि हम एक दूसरे के रिलेशन में समझ और इनसाइट के बढ़े हुए या घटे हुए लेवल को रिप्रेजेंट कर सकें। एग्जाम्पल के लिए, एक बच्चे का डॉट एक सामान्य वयस्क के डॉट से बहुत छोटा होगा। फिजिकल एनवायरनमेंट हमारे जन्म से पहले ही यहाँ था और हम निश्चित रूप से इस इनसाइट के साथ पैदा नहीं हुए थे कि हमें इसके साथ इस तरह से इंटरेक्ट करने की जरूरत है कि हम हाई लेवल की सेटिस्फैक्शन का एक्सपीरियंस करने के लिए खुद को आश्वस्त कर सकें। एग्जाम्पल के लिए, यदि हमारे मेंटल और फिजिकल एनवायरनमेंट के बीच 100% कॉरस्पॉन्डेंस होता, तो फिजिकल एनवायरनमेंट के नेचर के बारे में जानने के लिए जो कुछ भी है वह हम पहले से ही सीख चुके होते और यह ज्ञान मेंटल एनवायरनमेंट का एक कंपोनेंट पार्ट होता। इस कंप्लीट कॉरस्पॉन्डेंस में फिजिकल एनवायरनमेंट में काम आने वाली सभी ताकतों की पूरी समझ के साथ साथ उनके काज एंड इफेक्ट रिलेशन की पूरी समझ निहित होगी। हमें ठीक ठीक पता होगा कि एक्सपीरियंस पैदा करने के लिए एनवायरनमेंट हम पर एक फोर्स के रूप में कैसे कार्य करेगा और हम अपने बिहेवियर के माध्यम से उस पर जो फोर्स लागू करते हैं, एनवायरनमेंट एक प्रतिकारक फोर्स के रूप में कैसे रिएक्शन करेगा। और इसलिए इस संपूर्ण समझ के साथ हम अपनी आवश्यकताओं, इरादों, गोल्स और इच्छा को पूरा करने के लिए उठाए जाने वाले सबसे उपयुक्त कदमों को जान पाएंगे, जिसके परिणाम स्वरूप सेटिस्फैक्शन की पूर्ण स्थिति होगी। डगलस यहाँ बिहेवियर को आउटर एनवायरनमेंट पर एक फोर्स के रूप में कार्य करने वाली मेंटल एनर्जी की आउटर फिजिकल अभिव्यक्ति के रूप में डिफाइन कर रहे हैं। जाहिर है, हम में से किसी का भी एनवायरनमेंट के साथ इस तरह का पूर्ण तालमेल नहीं है और परिणाम स्वरूप यह कहना शायद सुरक्षित है कि हम में से कोई भी अपना जीवन पूर्ण सेटिस्फैक्शन की स्थिति में नहीं जीता है। हालांकि जितना अधिक हम अपने बिहेवियर के पीछे परस्पर क्रिया करने वाली फोर्सेज और हमारे बाहर परस्पर क्रिया करने वाली एनवायरमेंटल फोर्सेज के बारे में समझते हैं और जानते हैं, हमारी जरूरतों को पूरा करना और अपने गोल्स को प्राप्त करना उतना ही आसान होता है, जिसके परिणाम स्वरूप सेटिस्फैक्शन का लेवल अधिक होता है, जिसे हम एक्सपीरियंस करेंगे। इसके विपरीत, यदि हम अपने स्वयं के बिहेवियर को नहीं समझते हैं, तो हम निश्चित रूप से किसी और के बिहेवियर को समझना या पूर्वानुमान करना शुरू नहीं कर सकते हैं और उतना ही कम हम एनवायरनमेंट के बाकी कंपोनेंट्स के बारे में समझते और जानते हैं, जो हम पर एक फोर्स के रूप में कार्य करने की क्षमता रखते हैं। तो यह उचित होगा कि हमारी जरूरतों को पूरा करने और अपने गोल्स को प्राप्त करने की क्षमता कम होगी, जिसके परिणाम स्वरूप निराशा, चिंता, तनाव, नाखुशी और भय की भावनाएं पैदा होंगी। सीखना और हमारे एक्सपीरियंसेस की क्वालिटी। जैसा कि मार्क उल्लेख करते हैं कि हम इस ज्ञान के साथ पैदा नहीं हुए हैं कि हमें खुद को पूरा करने के लिए फिजिकल एनवायरनमेंट में प्रभावी ढंग से काम करने की आवश्यकता है। हालांकि हम जानने की आवश्यकता के साथ पैदा हुए हैं। यह जानने की आवश्यकता हमारे जीवन में एक प्रेरक फोर्स के रूप में काम करती है, जो हम कौन हैं की अंतरतम गहराइयों से आती है। क्यूरियोसिटी की हमारी स्वाभाविक भावना हमें एक्सप्लोर करने
और सीखने के लिए मजबूर करती है। एग्जाम्पल के लिए, एक बार जब हम किसी चीज के नेचर को सीख लेते हैं या कोई कार्य पूरा कर लेते हैं तो हम जल्दी ही ऊब जाते हैं और कुछ अलग करने लगते हैं। बोरियत एक इनर फोर्स के रूप में कार्य करती है जो हमें कुछ नया खोजने और सीखने के लिए मजबूर करती है। अट्रैक्शन एक इनर फोर्स के रूप में भी कार्य करता है जो हमें एक्सपीरियंस खोजने और बनाने के लिए एनवायरनमेंट के माध्यम से आगे बढ़ने के लिए मजबूर करता है। बच्चे की क्यूरियोसिटी की वह चीज जिससे वह आकर्षित होता है उसको उससे दूर ले जाए और आप देख सकते हैं कि क्या होगा। वह आमतौर पर रोना शुरू कर देगा। उसका रोना इस बात का संकेत है कि उसकी इनर जरूरतें पूरी नहीं हो रही है। इनर और आउटर एनवायरनमेंट के बीच बैलेंस की कमी की भरपाई के लिए रोना शौक का एक रूप है। जब हमने अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए अपने अट्रैक्शन की वस्तु का पता लगा लिया है तो इसका मतलब है कि एक्सपीरियंस के संदर्भ में बाहर जो कुछ भी पेश करना है उससे अंदर भरा हुआ है। जब ऐसा होता है तो हम सब रुचि खो देते हैं, ऊब जाते हैं और किसी और चीज के लिए एनवायरनमेंट को स्कैन करना शुरू कर देते हैं जो हमारा ध्यान आकर्षित कर सकता है। हमारे नेचर की एक और विशेषता है जो सीखने की हमारी आवश्यकता का सपोर्ट करती है। जब भी हम कोई स्किल सीखते हैं तो उस स्किल के ऑपरेशन में शामिल स्टेप ऑपरेशन के अनकॉन्शियस लेवल तक ड्रॉप हो जाते हैं। इसलिए हम तब कुछ नया सीखने के लिए स्वतंत्र होते हैं। किसी स्किल को सीखने के लिए हमें आमतौर पर स्किल को छोटे छोटे स्टेप्स की सीरीज में तोड़ना होगा और इंडिविजुअली स्टेप पर ध्यान केंद्रित करना होगा जब तक कि हम सभी स्टेप्स को प्रभावी मूवमेंट्स की सीरीज में एक साथ नहीं रख सकें। प्रत्येक छोटे कदम पर ध्यान केंद्रित करके हम अपना ध्यान उस पॉइंट तक लिमिटेड कर देते हैं जहां हम एनवायरनमेंट में चल रही किसी भी चीज से बेखबर होते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अपने जीवन में उस समय के बारे में सोचें जब आप एक नया स्किल सीखने के लिए प्रयास कर रहे थे, मान लीजिए किसी खेल में, और जब आप सभी एक्टिविटीज को एक साथ रखने की कोशिश कर रहे थे तो कोई आपका ध्यान किसी पूरी तरह से असंबंधित मामले पर आकर्षित करने का प्रयास कर रहा था। ऐसी स्थिति में दूसरे पर अपनी एकाग्रता को नष्ट किए बिना एक पर ध्यान केंद्रित रखना हमारे लिए असंभव नहीं तो बेहद मुश्किल होगा। हालांकि जब हमने स्किल को सफलतापूर्वक एक सीखा हुआ रिसोर्स बना लिया है तो हम अपना ध्यान कहीं और केंद्रित करते हुए आसानी से कोई भी एक्टिविटीज कर सकते हैं। हमारे नेचर की इस विशेषता के बिना जहां हमारे स्किल्स ऑपरेशन के अनकॉन्शियस लेवल तक गिर जाते हैं, हमारे लिए एक सामान्य शिशु के प्रदर्शन लेवल से आगे बढ़ना लगभग असंभव होगा। जरा सोचिए कि कैसा होगा यदि हमें किसी चीज को सीखने के लिए आवश्यक सभी एक्टिविटीज पर उसी तरह ध्यान केंद्रित करना पड़े जिस तरह एक सामान्य शिशु करता है। हमारे पास हमेशा आंख और हाथ का समन्वय नहीं था जिसे हम पूरी तरह से महत्व देते हैं। हमें इसे सीखना था। हमने इसे इसलिए सीखा क्योंकि हम एनवायरनमेंट की उन सभी चीजों के प्रति आकर्षित थे जिन्हें हम स्पर्श की भावना से एक्सपीरियंस करना चाहते थे। जैसे ही हम प्रत्येक स्किल सीखते हैं, हम ऑटोमेटिक रूप से स्किल को एग्जीक्यूट करने के लिए मूवमेंट्स की सीरीज तक पहुंच सकते हैं ताकि हमें किसी भी इंडिविजुअली स्टेप पर ध्यान केंद्रित न करना पड़े, जिससे हमारा ध्यान उन चीजों का पता लगाने और लगातार विस्तार करने से मुक्त हो जाता है जिसके बारे में हम अवेयर हो सकते हैं। सीखना हमारे एग्जिस्टेंस का एक कार्य है। यह स्वाभाविक रूप से हमारी क्यूरियोसिटी की भावना के माध्यम से घटित होगा और हम खुद को उस एनवायरनमेंट में आकर्षित पाते हैं जिसके बारे में हमें सब कुछ जानने की जरूरत है। सबसे बेसिक लेवल पर सीखना सिर्फ इसलिए होगा क्योंकि हम जीवित हैं और जीवित रहने के लिए एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करना होगा जिससे हम कुछ सीखेंगे। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि हमने जो सीखा है वह इस रिलेशन में बहुत उपयोगी है कि हम किसी संतोषजनक तरीके से खुद को कैसे पूरा कर सकते हैं। शुरुआती वर्षों में हम आउटर वर्ल्ड के नेचर के बारे में क्या सीखते हैं और यह कैसे काम करता है, इस पर हमारा बहुत कम कंट्रोल होता है। मार्क आगे थोड़ी देर में इस पर और अधिक डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। जैसे जैसे हम अपने इंडिविजुअल पॉइंट का विस्तार करते हैं, यह जानने के लिए कि एनवायरनमेंट अपने बारे में इनसाइट के रूप में क्या ऑफर करता है, हम इसके साथ अपने कॉरस्पॉन्डेंस के लेवल को बढ़ाते हैं। जब हम सीखते हैं तो हम हमारे इनर एनवायरनमेंट के मेकअप और कंसिस्टेंसी को बदलते हैं। हम अंदर से जो भी बदलाव करते हैं वह एक साथ बाहर के बारे में
हमारे पर्सपेक्टिव और परसेप्शन को बदल देता है। आउटर इन्वायरमेंट अलग है, क्योंकि अंदर जो कुछ भी जोड़ा या बदला गया है उसके परिणाम स्वरूप हम नई इनसाइट और समझ से काम कर रहे हैं। प्रत्येक नई इनसाइट हमें अपने एक्सपीरियंसेस की क्वालिटी को बदलने के लिए एनवायरनमेंट के साथ अधिक उचित तरीके से इंटरेक्ट करने के तरीके पर नए और अलग अलग विकल्प उपलब्ध कराती है। हमने जो सीखा है और हम अपने जीवन में कितनी सेटिस्फैक्शन का एक्सपीरियंस करते हैं उसके बीच यह एक स्पष्ट रिलेशन जैसा प्रतीत हो सकता है, लेकिन डगलस आपको विश्वास दिलाते हैं कि ऐसा नहीं है। यदि यह इतना स्पष्ट होता तो अधिकांश लोगों को अपने जीवन में बिगड़ती कंडीशंस, खुशी या सेटिस्फैक्शन की कमी और इनसाइट की कमी के साथ साथ यह स्वीकार करने से इनकार करने में इतनी कठिनाई नहीं होती कि उनके पास कुछ है जो वे नहीं करते हैं। वे नहीं जानते कि यह उन्हें सीखने की जरूरत है। जब तक हम उस पॉइंट तक नहीं पहुंच जाते जहां हम जानने लायक सब कुछ जान लेते हैं, तब तक हर एक्सपीरियंस में हमेशा सेटिस्फैक्शन के हाई लेवल उपलब्ध होते हैं। यदि हम जानने लायक सब कुछ जानते हैं तो हम बाहर से ऐसे रिजल्ट्स की उम्मीद कर सकते हैं जो इनर एनवायरनमेंट के बिल्कुल अनुरूप होंगे। इनर और आउटर के बीच इस प्रकार का पूर्ण कॉरस्पॉन्डेंस हमारे स्वयं के बारे में हमारी पूर्ण समझ का रिजल्ट होगा। इनर फोर्सेज जो हमारे बिहेवियर पर कार्य करती है, आउटर इन्वायरमेंट फोर्सेज के रिलेशन में जो हम पर कार्य करती है। चूंकि हम में से कोई भी पूर्ण ज्ञान के लेवल पर नहीं है, इसलिए हम यह मान सकते हैं कि फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ हमारे प्रत्येक एक्सपीरियंस के भीतर अन्य विकल्पों के परिणाम स्वरूप अन्य संभावित एक्सपीरियंस भी है जो उपलब्ध थे, लेकिन उस समय हमारे लिए अननोन थे। मुद्दा यह है कि क्या किसी भी स्थिति में हम जो कुछ भी जानते हैं उस पर कार्य करने की हमारी समझ, इनसाइट और क्षमता के लेवल के बिल्कुल अनुरूप होंगे। जितना अधिक हम खुद को सीखने की अनुमति देते हैं, हम फ्यूचर में मौजूद पॉसिबिलिटीज के बारे में असेसमेंट करने में उतना ही बेहतर सक्षम होते हैं। हालांकि फोरगोइंग स्टेटमेंट में निहित यह है कि हम सबसे पहले यह स्वीकार करने को तैयार हैं कि अन्य पॉसिबल फ्यूचर मौजूद है, न कि केवल एक फ्यूचर जिसमें हमने जो पहले ही सीखा है उसके बारे में हमारी उम्मीदें और बिलीफ हमें बंद कर देते हैं। ध्यान रखें कि हम जो कुछ भी जानते हैं उसके रिलेशन में जो कुछ भी हमने अभी तक नहीं सीखा है वह उन बाउंड्रीज के प्रेजेंट सेट को रिप्रेजेंट करेगा जिनसे हम काम करते हैं। वैचारिक रूप से ये इंडिविजुअली लिमिटेशंस उन विकल्पों से भिन्न नहीं है जिन्हें मध्य युग के लोग यह मानकर अनदेखा कर देते थे कि पृथ्वी चपटी है। यदि हम यह स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं कि किसी भी स्थिति में हमारी मान्यताएं हमें जो समझने की अनुमति देती है उससे अधिक इन्फॉर्मेशन और विकल्प मौजूद हैं, तो हम इन अन्य अधिक संतोषजनक पॉसिबिलिटीज के एग्जिस्टेंस को पहचानना या अनुमान लगाना कभी नहीं सीखेंगे। इस पॉसिबिलिटी को स्वीकार करते हुए कि स्टेप्स का एक अधिक उपयुक्त सेट मौजूद है, हम उन स्टेप्स को समझने और फिर सीखने के लिए खुद को खोलते हैं जो सेटिस्फैक्शन के हाई लेवल तक ले जा सकते हैं। इन पॉसिबिलिटीज के एग्जिस्टेंस को स्वीकार करने से इनकार करना वैसा ही होगा जैसे यह दावा करना कि बिजली की खोज से पहले उसका एग्जिस्टेंस नहीं था। जब हम जो पहले से ही जानते हैं कि हम जानते हैं उसका बचाव करते हुए यथास्थिति के लिए लगातार बहस करते हैं, तो एनवायरनमेंट लगातार हम पर हमला करता हुआ प्रतीत होगा, जिसके परिणाम स्वरूप तनाव और चिंता की भावनाएं पैदा होंगी। आउटर एनवायरनमेंट आक्रामक हो जाता है क्योंकि यह हमें चीजों के एग्जिस्टेंस के तरीकों के नेचर के बारे में और अधिक जानने की पेशकश कर रहा है और हम सीखने से इनकार कर रहे हैं। वास्तव में हम जिस तरह से महसूस करते हैं उसकी निगरानी करके हम आसानी से यह निर्धारित कर सकते हैं कि एनवायरनमेंट में अधिक प्रभावी ढंग से काम करने के लिए हमें कुछ सीखने की जरूरत है या नहीं। यदि मेंटल और फिजिकल एनवायरनमेंट के बीच कभी अनबैलेंस या कोरस्पोंडेंस की कमी नहीं होती, तो सैद्धांतिक रूप से हमारे पास निराशा, हताशा, भ्रम, तनाव या चिंता महसूस करने का कोई कारण नहीं होता। यह केवल इसलिए है क्योंकि मेंटल और फिजिकल के बीच अनबैलेंस, सामंजस्य या कोरस्पोंडेंस की कमी है, जिससे हम कभी भी इन अप्रिय नेगेटिव भावनाओं का एक्सपीरियंस करते हैं। क्योंकि जब अंदर और बाहर के बीच बैलेंस होता है तो हम खुशी और सेटिस्फैक्शन की विपरीत भावनाओं का एक्सपीरियंस करते हैं। तो यह उचित होगा कि जब भी हम इन नेगेटिव भावनाओं को महसूस करते हैं
तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि या तो हम सबसे उपयुक्त स्टेप्स को नहीं जानते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हताशा और निराशा होती है, या हम नहीं जानते कि आगे क्या करना है, जिसके परिणाम स्वरूप तनाव, चिंता और भ्रम हो रहा है। किसी भी मामले में हमारी भावनाएं हमें हमेशा एनवायरनमेंट के साथ हमारे रिलेशन की स्थिति के बारे में बताएंगी और सेटिस्फैक्शन की अधिक डिग्री का एक्सपीरियंस करने के लिए हमें क्या सीखने की आवश्यकता है, इसका रास्ता बताएंगी। एग्जाम्पल के लिए, यदि हम अपने इंडिविजुअली रिलेशंस में सेटिस्फैक्शन का एक्सपीरियंस नहीं कर रहे हैं, तो क्या यह मान लेना बहुत आसान होगा कि इसका कारण यह है कि हमने उचित पारस्परिक स्किल डेवलप नहीं किया है? क्या यह संभव है कि कुछ ऐसे कम्युनिकेशन स्किल्स उपलब्ध हैं जिन्हें एक बार सीखने और उपयोग करने के बाद अधिक संतोषजनक इंडिविजुअली रिश्ते और अंतरंगता के गहरे लेवल प्राप्त हो सकते हैं? समस्या यह है कि यह मान लेना उतना ही आसान है कि सेटिस्फैक्शन के हाई लेवल तक ले जाने वाले उपयुक्त स्किल मौजूद नहीं है, या हम पहले से ही जानते हैं कि हमें क्या जानना चाहिए, और यदि हम अभी सेटिस्फैक्शन का एक्सपीरियंस नहीं कर रहे हैं तो यह नहीं होना चाहिए। इसका एक्सपीरियंस करना बिल्कुल संभव है। जब हम अंतिम परसेप्शन से बाहर काम करते हैं, भले ही एनवायरनमेंट हमें सबूत पेश करता है कि सेटिस्फैक्शन के डीप लेवल संभव है, हम शायद मान लेंगे कि दूसरे ऐसा बिहेव कर रहे हैं जैसे कि वे दिखावे के लिए खुश हैं। इसी तरह हमें उन चीजों को सीखने की जिम्मेदारी नहीं लेनी होगी जो वे जानते हैं। पहली परसेप्शन के परिणाम स्वरूप इन्वेस्टिगेशन, सीखना और एक्सपेंशन होगा, जिससे प्रभावशीलता और सेटिस्फैक्शन का हाई लेवल प्राप्त होगा। अंतिम दो परसेप्शन स्पष्ट रूप से अधिक असंतोष को जन्म देंगी। ये नाम और स्थान बदल सकते हैं, लेकिन हमें बार बार एक ही तरह की दर्दनाक कंडीशन का एक्सपीरियंस होगा। असंतोष के ये साइकिल तब तक जारी रहेंगे जब तक हम यह स्वीकार नहीं कर लेते हैं कि हमें कुछ सीखने की आवश्यकता है और इसे सीखने का कार्य शुरू नहीं करते हैं। जो हम पहले से ही जानते हैं वह उस चीज को ब्लॉक कर देगा जो हमने अभी तक नहीं सीखा है। जाहिर है, यह स्वीकार करना कि कुछ ऐसा है जिसे हमें सीखने की जरूरत है उतना आसान नहीं है जितना लगता है। वास्तव में यह स्वीकार करना कि हम कुछ नहीं जानते हैं या जो हम जानते हैं वह उपयोगी या प्रभावी नहीं है, यह हमें जीवन के प्रमुख पैराडॉक्स में से एक के सामने प्रस्तुत करता है। हम जिस दुविधा का सामना कर रहे हैं वह यह है कि हम वह कैसे जान सकते हैं जो हम नहीं जानते हैं, जबकि जो हम पहले ही सीख चुके हैं वह उस चीज के बारे में हमारी परसेप्शन को ब्लॉक कर देगा जो हमने अभी तक नहीं सीखा है। एग्जाम्पल के लिए, एक बार जब हम सीख जाते हैं कि ट्रेडिंग आसान है तो यह इन्फॉर्मेशन के बारे में हमारी परसेप्शन को ब्लॉक कर देगा। इसके विपरीत, ट्रेडिंग संभवतः सबसे कठिन प्रयासों में से एक है जिसे कोई भी चुन सकता है। इनमें से प्रत्येक मान्यता कि ट्रेडिंग आसान है या कठिन है के परिणाम स्वरूप एनवायरनमेंट से उपलब्ध होने वाले पूरी तरह से अलग अलग विकल्पों की परसेप्शन होगी, जिसके परिणाम स्वरूप देखे गए और उन पर किए गए विकल्पों के आधार पर बहुत अलग रिजल्ट होंगे। हम जो कुछ भी पहले ही सीख चुके हैं उसकी उपयोगिता या प्रभावशीलता पर सवाल नहीं उठाते हैं, सिर्फ इसलिए कि हम में से प्रत्येक ने जो सीखा है उसे किसी न किसी तरह से एक्सपीरियंस किया है। अर्थात हमने जो एक्सपीरियंस किया है उस पर हम सिर्फ इसलिए सवाल नहीं उठाएंगे क्योंकि हमने इसका एक्सपीरियंस किया है, जिसका अर्थ है कि एक्सपीरियंस की वास्तविकता हमारी 5 सेंसेस पर आधारित है। हमारे अंदर क्या है, हम या तो महसूस करते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, सूंघते हैं या चखते हैं। यह काफी वास्तविक है। एक बार जब कोई एक्सपीरियंस मेमोरी, बिलीफ या एसोसिएशन के रूप में हमारे मेंटल एनवायरनमेंट का एक कंपोनेंट पार्ट बन जाता है तो यह उस चीज का हिस्सा बन जाता है जिसे आमतौर पर हमारी पहचान माना जाता है, जो सवाल से परे है। हालांकि हम व्यावहारिक रूप से एनवायरनमेंट द्वारा प्रदान की जाने वाली हर चीज को सीखने के लिए तैयार हैं, यदि हम पहले किसी तरह से इसके संपर्क में नहीं आए हैं। हम पहली बार मिली इन्फॉर्मेशन को स्पंज की तरह सोख लेंगे, चाहे वह कोई भी हो। हालांकि एक बार जब यह हमारे अंदर आ जाता है तो हम या तो इसका बचाव करेंगे या इसके खिलाफ जाएंगे, बजाय खुद को और अधिक जानने के लिए उपलब्ध कराने के। जैसा भी मामला हो, एनवायरनमेंट अपने बारे में इनसाइट के रूप में क्या प्रदान करता है। इन्फॉर्मेशन की घुसपैठ के बचाव के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है।
एनर्जी में इस निवेश को आमतौर पर तनाव कहा जाता है। तनाव की सबसे सरल डेफिनेशन जो मार्क सोच सकते हैं वह यह है कि यह वह है जो हम तब महसूस करते हैं जब हम एक्टिवली एनवायरनमेंट से इंफॉर्मेशन को ब्लॉक कर रहे होते हैं। फिजिकल टर्म से तनाव वास्तव में हवा के विपरीत चलने से अलग नहीं है। प्रतीकात्मक रूप से हवा एनवायरमेंटल इंफॉर्मेशन की विभिन्न कैटेगरीज को रिप्रेजेंट करेगी जिसका हम सामना नहीं करना चाहते हैं। हवा के विपरीत चलने वाला हमारा शरीर वही दर्शाता है जो हम पहले ही सीख चुके हैं, जो पहले से ही हमारे अंदर है, जो हमारे बाहर की चीजों को ब्लॉक करता है। यानी दो ताकतें आपस में टकराती है और हम तनाव महसूस करते हैं। जीवन की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि हर कोई सही होना चाहता है। दूसरे शब्दों में, हर कोई मानता है कि चीजों के एग्जिस्टेंस के नेचर के बारे में उन्होंने जो एक्सपीरियंस किया है और सीखा है वही सही और उसका सही वर्जन है। विडंबना यह है कि हर किसी का वर्जन इस फैक्ट के आधार पर सही है कि हम सभी के अंदर जो कुछ है वह हमारी फिजिकल सेंसेस द्वारा एक्सपीरियंस किया गया था। अगर हमने इसे देखा, इसे पढ़ा, इसे सुना, इसे महसूस किया, इसे चखा, इसे सूंघा, तो हमने इसका एक्सपीरियंस किया। हालांकि हर किसी का वर्जन एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करने के लिए एक रिसोर्स के रूप में विशेष रूप से उपयोगी या प्रभावी नहीं है जिससे संतोषजनक रिजल्ट प्राप्त हो सके। सिर्फ इसलिए कि कोई चीज हमारे मेंटल एनवायरनमेंट में प्रवेश कर जाती है, इसका मतलब यह नहीं है कि हमें खुद को पूरा करने में मदद करने में इसका कोई वास्तविक मूल्य है। एक बच्चे के पास यह समझने का कोई तरीका नहीं है कि कैसे उसके एक्सपीरियंस रियलिटी के नेचर के बारे में बिलीफ बना रहे हैं। ऐसे कंसेप्ट जो वास्तव में विभिन्न एनवायरमेंटल कंडीशन में बहुत भिन्न होंगी। वह निर्विवाद रूप से एक एक्सपीरियंस को रियलिटी के फैक्ट के रूप में लेता है क्योंकि वह जो बिलीफ बना रहा है वह भावनाओं पर आधारित है। वह जो बिलीफ बना रहा है उसकी क्वालिटी का असेसमेंट करने के लिए वह अपने एक्सपीरियंसेस पर विचार नहीं करता है। उसके पास यह निर्धारित करने का कोई तरीका नहीं है कि ये मान्यताएं फ्यूचर में सेल्फ एक्सप्रेशन के लिए रिसोर्सेज या ऑब्स्टेकल के रूप में कैसे कार्य करेंगी। बच्चा यह नहीं समझता है कि वह जो बिलीफ बनाता है वह रियलिटी को इस तरह से डिफाइन करेगा जो अन्य पॉसिबिलिटीज को बाहर कर देता है, या वह एक्सपीरियंसेस के साथ रिलेशन बनाएगा, एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स को उन तरीकों से एक साथ जोड़ देगा जो बहुत लिमिटेड है और व्यवहारिक नहीं है। इनमें से कई मान्यताएं स्वाभाविक रूप से खत्म हो जाएंगी क्योंकि उनके अट्रैक्शंस उन्हें एनवायरनमेंट के साथ नए तरीकों से इंटरेक्ट करने के लिए प्रेरित करते हैं। हम सभी स्वाभाविक रूप से बाउंड्रीज के एक नए सेट में डेवलप होंगे क्योंकि हम सीखने के माध्यम से अपनी अवेयरनेस का एक्सपेंशन करते हैं जो बदले में हमें उन चीजों से मुक्त कर देता है जिन पर हम बिलीव करते हैं। हालांकि यदि हमारी कई मान्यताओं में एनर्जी की क्वालिटी नेगेटिव रूप से चार्ज की गई है तो हमारा डर सेल्फ एक्सप्रेशन में ऑब्स्टेकल के रूप में कार्य करेगा जो हम एनवायरनमेंट से पॉसिबिलिटीज के रूप में देख सकते हैं, उसे लिमिटेड कर देगा। एग्जाम्पल के लिए, कोई व्यक्ति जो अपने माता पिता द्वारा लगातार अपमानित या आलोचना सहते हुए बड़ा हुआ है वह वास्तव में जानता है कि उसे कैसा महसूस होता है। परिणाम स्वरूप उसने अपने बारे में और एनवायरनमेंट के साथ अपने रिलेशंस के बारे में जो धारणाएं बनाई वे दर्द की रियलिटी में बनी थी। बड़े होने के दौरान निश्चित रूप से उसे नहीं पता होगा कि वह एक व्यक्ति के रूप में अपनी रिलेटिव अनवर्दीनेस के बारे में एक परसेप्शन बना रहा था। अनवर्दीनेस एक कंसेप्ट है जिसके बारे में वह अपने वयस्क वर्षों में अच्छी तरह से नहीं सीख सकता है और वह कभी नहीं सीख सकता है कि खुद को हानिकारक प्रभावों से कैसे मुक्त किया जाए। लेकिन इस बीच उसका उपहास और अपमान किए जाने का डर सेल्फ एक्सप्रेशन के लिए एनवायरनमेंट में उसकी समझ की पॉसिबिलिटीज को काफी हद तक लिमिटेड कर देगा। कई पॉसिबिलिटीज जो इस भय के बिना किसी व्यक्ति को स्वयं स्पष्ट लगती है उसके लिए पॉसिबिलिटी के दायरे से पूरी तरह बाहर होंगी। इससे भी बड़ी विडंबना यह है कि जितना अधिक हम इस पॉसिबिलिटी को स्वीकार करते हैं कि चीजों के एग्जिस्टेंस के बारे में हमारा वर्जन रिसोर्सेज के रूप में उतना प्रभावी नहीं है जितना यह हो सकता है, उतना ही अधिक हम खुद को एनवायरनमेंट से सीखने के लिए उपलब्ध कराते हैं। अपने इंडिविजुअली पॉइंट का एक्सपेंशन करके अपने भीतर जो कुछ भी बाहर है उसे अधिक शामिल करने से
उतना ही यह बाहर के साथ हमारी कोरस्पोंडेंस के लेवल को बढ़ाता है, और जो कुछ भी बाहर है उसके बारे में हम नहीं जानते हैं उसे कम से कम छोड़ते हैं, जिससे हमारा दायरा बढ़ता है। जितना अधिक हम खुद को सीखने की अनुमति देते हैं, हम फ्यूचर में मौजूद पॉसिबिलिटीज के बारे में असेसमेंट करने में उतना ही बेहतर सक्षम होते हैं। हम कुछ सीखकर कैसे बेहतर नहीं हो सकते जब आप मानते हैं कि एनवायरनमेंट लगभग अनंत तरीकों से हम पर एक फोर्स के रूप में कार्य कर सकता है, जिनमें से कुछ के बारे में हम जानते हैं, कई अन्य के बारे में हम तब तक अनुमान नहीं लगा सकते जब तक हम ऐसा नहीं करते। हम जो पहले से जानते हैं उसके बावजूद सीखने पर जितना अधिक हम बिलीव करते हैं कि हम जानते हैं, उतना ही अधिक हम एनवायरनमेंट को यह साबित करने के लिए मजबूर करते हैं कि जो हम जानते हैं वह विशेष रूप से उपयोगी या प्रभावी नहीं है। समस्या यह है कि सबूत हमारी नाक के ठीक सामने हो सकता है और हमारे पास इसे पहचानने के लिए मेंटल फ्रेमवर्क नहीं होगा, जब तक कि हम स्वेच्छा से खुद को इसका सामना करने और इस पर विचार करने की अनुमति नहीं देते। अन्यथा अगर हम सब इतना कुछ जानते तो हमें कभी भी इमोशनल दर्द का एक्सपीरियंस नहीं होता, क्योंकि यह एक सही संकेत है कि हम नहीं जानते कि अपने सेटिस्फैक्शन के लिए एनवायरनमेंट के साथ कैसे इंटरैक्ट करें, क्योंकि अगर हम ऐसा करते तो हम सही होते। यह सब कुछ एक हद तक स्पष्ट होना चाहिए, क्योंकि एक्टिवली इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना और उस पर विचार करना एक सामान्य मानवीय विशेषता नहीं है जो कि हम पहले से ही जानते हैं और जिसे सच मानते हैं उसके साथ टकराव होता है। हालांकि इस बात पर विचार करें कि एनवायरमेंटल इंफॉर्मेशन के भीतर छिपी हुई इंफॉर्मेशन जिसे हमने अभी तक समझना नहीं सीखा है, या तो हमने उचित अंतर करना नहीं सीखा है, या क्योंकि इंफॉर्मेशन हमारे प्रेजेंट बिलीफ्स के सेट द्वारा ब्लॉक की जा रही है, एक अधिक उपयुक्त सेट है खुद को पूरा करने के लिए स्टेप जो हमने अभी तक नहीं सीखा है। वह हम में से प्रत्येक के बाहर है, जो हमारे इंडिविजुअली पॉइंट का हिस्सा बनने की प्रतीक्षा कर रहा है। जो हम नहीं जानते वह उन सभी इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करता है जिनके परिणाम स्वरूप ऐसे विकल्प सामने आ सकते हैं जिनके रिजल्ट कहीं अधिक संतोषजनक हों। हालांकि हम यह नहीं जान सकते कि हमने अभी तक क्या नहीं सीखा है, और हम जो जानते हैं वह सेटिस्फैक्शन के मौजूद अन्य विकल्पों की परसेप्शन को ब्लॉक करता है। हम आसानी से इन बेहद असंतोषजनक जीवन साइकिल्स में फंस जाते हैं, यह मानते हुए कि दुनिया को बस इतना ही करना है। फिर भी हमारी दुर्दशा केवल स्वयं को अडेप्ट करने में हमारी असमर्थता का रिजल्ट है। जब हम खुद को अडेप्ट करने की अनुमति देते हैं तो हम सीखते हैं कि हमेशा हमारी मान्यताओं की तुलना में अधिक विकल्प मौजूद होते हैं जो हमें समझने की अनुमति देते हैं। अडेप्ट से मार्ग का तात्पर्य उस चीज को पहचानना और एक्टिवली बदलना है जो पहले से ही हमारे अंदर है, ताकि अंदर और बाहर के बीच हाई लेवल का कोरस्पोंडेंस हो। फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ प्रत्येक पहली बार का एक्सपीरियंस मेंटल एनवायरनमेंट में उसके नेचर के बारे में एक अंतर पैदा करता है। सभी इंफॉर्मेशन या पॉसिबिलिटीज जो उस पहले एक्सपीरियंस के समान श्रेणी में उपलब्ध है, उन्हें उस एक्सपीरियंस से हमने जो सीखा है उसके माध्यम से कंसेप्टली फिल्टर किया जाएगा। मार्क फिर से यहाँ फिर एक बच्चे का एग्जाम्पल ले रहे हैं जिसका कुत्ते के साथ पहला एक्सपीरियंस दर्दनाक था, जिसका अर्थ है कि बच्चे ने क्यूरियोसिटी की स्वाभाविक भावना से जिस पहले कुत्ते के साथ खेलने का प्रयास किया उसने उसे काट लिया। इस एक एक्सपीरियंस के परिणाम स्वरूप बच्चा सभी कुत्तों को स्वाभाविक रूप से उस कुत्ते के साथ जोड़ देगा जिसने उसे काटा था। फिर उसने जो सीखा वह एनवायरनमेंट द्वारा अन्य सभी कुत्तों के रिलेशन में पेश की जाने वाली किसी भी चीज के लिए एक मेंटल ऑब्स्टेकल के रूप में कार्य करेगा। मार्क ने स्वाभाविक रूप से सहयोगी शब्दों का उपयोग यह इंगित करने के लिए किया है कि बच्चे को अपने मेंटल एनवायरनमेंट में कुत्तों की विशेषता के लिमिटेड तरीके के बारे में एक्टिवली सोचने की जरूरत नहीं होगी। हमारे दिमाग जिस तरह से जुड़े हुए हैं उसके स्वाभाविक कार्य के रूप में एसोसिएशन ऑटोमेटिकली रूप से गठित होंगे, तो उसे उस कुत्ते को नहीं देखना पड़ेगा जिसने उसे काटा था। कोई भी कुत्ता उसे उसके पिछले एक्सपीरियंस के दर्द को याद दिलाएगा। कुत्ते के साथ उसके पहले एक्सपीरियंस के दर्दनाक होने के परिणाम स्वरूप वह ऑटोमेटिक रूप से कुत्तों के साथ फ्यूचर में होने वाली किसी भी मुठभेड़ को अपने एक दर्दनाक एक्सपीरियंस के साथ जोड़ देगा, भले ही उसका एसोसिएशन कितना भी गलत हो या एनवायरनमेंट उसे यह साबित करने की कितनी भी कोशिश कर ले
कि ज्यादातर कुत्ते मित्रवत हैं और इससे उसे दर्द नहीं होगा। वह इस पर विश्वास नहीं करेगा क्योंकि वह कुत्तों के बारे में पहले ही सीख चुका है कि उसके मेंटल तंत्र में इस नई इंफॉर्मेशन की स्वीकृति को ब्लॉक कर देंगे। हालांकि यदि बच्चे का कुत्ते के साथ पहला एक्सपीरियंस पॉजिटिव है तो उसे स्पष्ट रूप से किसी भी कुत्ते के साथ खेलने में कोई आपत्ति नहीं होगी जब तक कि उसे कोई दर्दनाक एक्सपीरियंस न हो। इस मामले में हालांकि यदि उसे काट भी लिया जाता है तो वह ऑटोमेटिक रूप से अन्य सभी कुत्तों को उस कुत्ते के साथ नहीं जोड़ेगा जिसने उसे काटा है, क्योंकि उसने पहले ही जान लिया है कि एनवायरनमेंट में इस दर्दनाक एक्सपीरियंस के अलावा और भी बहुत कुछ है। वह जो सीखेगा जो उसके लिए नया है वह यह है कि सभी कुत्ते मिलनसार नहीं होते हैं और जब तक वह उसके नेचर का निर्धारण नहीं कर लेता तब तक उसके साथ इंटरेक्ट करते समय उसे कुछ सावधानी बरतनी चाहिए। जिस बच्चे का पहला एक्सपीरियंस दर्दनाक था वह नहीं जानता कि वह कुत्तों के साथ सुख और आनंद का एक्सपीरियंस कर सकता है। वह इसे नहीं जानता क्योंकि उसने इसका एक्सपीरियंस नहीं किया है। यह कुछ ऐसा नहीं है जो उसने अभी तक सीखा हो, भले ही इन्वायरमेंट उसे जो भी सबूत पेश कर रहा हो। न ही वह इसे तब तक सीखेगा जब तक वह अपने डर पर काबू पाने के लिए तैयार नहीं हो जाता। कुत्तों के नेचर के बारे में उसे दी जाने वाली अन्य सभी इंफॉर्मेशन जो उसने पहले ही सीखी है उसकी एनर्जी से ब्लॉक या अस्वीकार कर दी जाएगी। आप किसी भी बच्चे को अपने इच्छानुसार कुछ भी सिखा सकते हैं, भले ही वह इन्वायरमेंटल कंडीशन के रिलेटिव कितना भी गलत या अकार्यात्मक क्यों न हो। बच्चा उस पर विश्वास करेगा जो आप उसे सिखाएंगे, क्योंकि वह जो एक्सपीरियंस करता है वह उसकी पहचान का हिस्सा बन जाता है। हम जो कुछ भी एक्सपीरियंस करते हैं वह हमारी पहचान का एक कामकाजी हिस्सा बन जाएगा। जब मार्क फंक्शनिंग कहते हैं तो उनका मतलब यह है कि एक बार जब कोई चीज हमारे अंदर होती है, चाहे वह कुछ भी हो, तब वह हमारे बिहेवियर पर एक फोर्स के रूप में कार्य करने की क्षमता रखती है। ये सभी कामकाजी हिस्से जिन्हें हम एक्सपीरियंसेस, बिलीव्स और एसोसिएशन की मेमोरीज कहते हैं, बदले में एक्सपीरियंस के लिए उपलब्ध चीजों से एनवायरनमेंट के बारे में हमारी परसेप्शन को आकार देने के लिए एक इनर फोर्स के रूप में कार्य करते हैं। जैसा कि आप पहले से ही जानते हैं, हम में से प्रत्येक व्यक्ति एक व्यक्ति के रूप में जिस चीज से डरता है वह ऐसी चीज है जिससे हमने अपने जीवन में किसी न किसी पॉइंट पर अपने एक्सपीरियंसेस के परिणाम स्वरूप डरना सीखा है। जब हम डर महसूस करते हैं तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमने एनवायरनमेंट की कंडीशन को किसी तरह से खतरनाक समझना सीख लिया है, जबकि जिस व्यक्ति को उन्हीं एनवायरमेंटल कंडीशन से जुड़ा कोई दर्दनाक एक्सपीरियंस नहीं हुआ है, उसने एनवायरनमेंट की कंडीशन को पूरी तरह से अलग तरीके से समझना सीख लिया है। एक ऐसा तरीका जो उसके पिछले एक्सपीरियंस से मेल खाता है। एक व्यक्ति एक कंडीशन को खतरे के रूप में और दूसरा एक अवसर के रूप में एक ही क्षण में इस आधार पर समझ सकता है कि उसके अंदर पहले से ही क्या है। दूसरे शब्दों में, एक्सपीरियंस के रूप में वे पहले से ही अपने मेंटल एनवायरनमेंट में क्या ले गए हैं। यह निर्धारित करेगा कि वे एनवायरमेंटल कंडीशंस को कैसे समझते हैं, चाहे खुशी का एक्सपीरियंस करने के अवसर के रूप में या दर्द और बीच की सभी डिग्री का एक्सपीरियंस करने के खतरे के रूप में। वास्तव में दिलचस्प बात यह है कि कोई भी अपनी परसेप्शन की वैधता के बारे में दूसरे को आश्वस्त नहीं पाएगा, क्योंकि इस समय वे जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं उसका सीधा रिलेशन उस चीज से है जो उन्होंने पहले ही सीख ली है। हम आमतौर पर केवल उस चीज के मूल्य पर सवाल उठाएंगे जो हमारे अंदर है। इस बात का अंतिम प्रमाण क्या होगा कि अंततः हमें यह स्वीकार करना होगा कि हमें कुछ सीखने की जरूरत है। जब हम किसी बड़ी निराशा या तनाव और चिंता के इमोशनल दर्द का एक्सपीरियंस कर रहे हों तो हम सीखने की आवश्यकता को स्वीकार करेंगे, क्योंकि हम नहीं जानते कि आगे क्या करना है और हम जो कर रहे हैं उसकी जिम्मेदारी लेना हमारे लिए कठिन होता जा रहा है। यदि हम यह विश्वास करते हैं कि ट्रेड करना आसान है तो हम एग्जाम्पल पर वापस जाते हैं। तो हम यह क्यों मानेंगे कि ट्रेड करना कठिन है जबकि हम पहले से ही जानते हैं कि यह आसान है। हमें ऐसे विश्वास की उपयोगिता पर सवाल उठाने का क्या कारण होगा? अपने गोल्स को प्राप्त न कर पाने के परिणाम स्वरूप निराशा का इमोशनल दर्द। एक बार जब हम उपयोगिता पर सवाल उठाते हैं तो क्या होता है? इन्फॉर्मेशन की एक पूरी दुनिया हमारे सामने खुलती है
कि कैसे हम अपने कॉरस्पॉन्डेंस के लेवल को बढ़ाकर ट्रेडिंग माहौल के साथ अधिक प्रभावी ढंग से इंटरेक्ट करना सीख सकते हैं। हालांकि अपनी समझ को बढ़ाने के लिए हमें एनवायरनमेंट में जो कुछ भी मिलेगा वह पहले से ही मौजूद था, जब तक कि हम स्वयं कुछ बिल्कुल नया नहीं सोचते। एकमात्र चीज जिसने हमें इसे पहले खोजने से रोका था वह थी जो हम पहले से ही जानते थे, उसकी एनर्जी जो हमने अभी तक नहीं सीखा है उसे ब्लॉक कर रही है। समस्या यह है कि अगर कुछ नया सीखने का मतलब यह है हमें जो पहले से सीखा है उसे बदलना है, तो हम सहज रूप से ऐसा करने से इनकार कर देते हैं। भले ही हमने जो सीखा है वह सेटिस्फैक्शन का एक्सपीरियंस करने के लिए हमें जो जानना आवश्यक है उसके रिलेटिव कितना अनुचित हो सकता है। एक बार जब हम कुछ नया सीख लेते हैं तो यह अन्य इन्फॉर्मेशन को ब्लॉक करने के लिए एक ताकत के रूप में कार्य करेगा, जिसके परिणाम स्वरूप अन्य विकल्पों की परसेप्शन होगी। यहाँ तक कि बच्चे भी उन इन्फॉर्मेशन को स्वीकार करने का विरोध करेंगे जो उनके द्वारा पहले से सीखी गई इन्फॉर्मेशन के विपरीत है, भले ही उनका ज्ञान कितना भी बेकार क्यों न हो। सभी सीखना परिवर्तन का पर्याय है, चाहे हम कुछ ऐसा बदल रहे हों जो हम पहले से जानते हों या कुछ बिल्कुल नया सीख रहे हों। यदि हम अंदर को बदलने यानी अडेप्ट करने से इनकार करते हैं और अधिक डिस्टिंक्शन पैदा करने और अपने पर्सपेक्टिव को बदलने के लिए जो हम जानते हैं उसे जोड़ते हैं, तो हम वह नहीं सीख रहे हैं जो हमारे आउटर एनवायरनमेंट में कुछ अलग एक्सपीरियंस करने के लिए जानने की आवश्यकता है। यदि अंदर कोई बदलाव नहीं है तो बाहर भी कोई परिवर्तन नहीं देखा जाएगा, जिससे हम दर्द और असंतोष के रिकरिंग साइकिल में फंस जाएंगे। इसके अलावा हम तब तक पीड़ा सहते रहेंगे जब तक कि दर्द इतना अधिक न हो जाए कि हमारे पास अपने जीवन को मैनेज करने के तरीके का रीअसेसिंग करने या अपने बिलीफ की उपयोगिता का रीअसेसिंग करने के अलावा कोई विकल्प न बचे। हम जो जानते हैं वह ऑब्सलीट हो जाता है। डिस्टिंक्शंस के साइकिल्स के अलावा हमारी बाउंड्री का प्रेजेंट सेट हमें बंद कर देता है। जो हम जानते हैं वह ब्लॉक कर देता है जो हमने अभी तक नहीं सीखा है। यह एडेप्ट करना सीखने का एक और भी अधिक व्यवहारिक कारण है। हम सभी अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने और अपने गोल्स को प्राप्त करने के लिए लगातार बदलते फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करने के लिए मजबूर हैं। जिस तरह से हम एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं, एनवायरनमेंट के पर्सपेक्टिव से वास्तव में जो उपलब्ध है उसके रिलेशन में हम क्या विकल्प देखते हैं, और हम जो एक्सपीरियंस करते हैं उसके रिलेशन में हम क्या करते हैं, यह सब हमने जो सीखा है उसका एक कार्य है। अब यदि आप याद करें तो फिजिकल एनवायरनमेंट का निर्माण करने वाली हर चीज निरंतर गति में है। जो कुछ भी गति में है, जिसमें परमाणुओं और अणुओं से बनी हर चीज शामिल है, वो भी समय के साथ बदल रही है। अतः परिवर्तन फिजिकल एनवायरनमेंट का एक ऑटोमेटिक कार्य है। हालांकि मेंटल एनवायरनमेंट पॉजिटिव या नेगेटिव रूप से चार्ज्ड एनर्जी से बना होता है, जो हमारे एक्सपीरियंसेस के बारे में इंफॉर्मेशन रखता है। हमने जो सीखा है वह ऑर्गेनाइजेशनल पैटर्न में बनता है, जिसे हम फिजिकल एनवायरनमेंट के नेचर के बारे में बिलीफ और कंसेप्ट्स कहते हैं। एनर्जी परमाणुओं और अणुओं से नहीं बनी है और इसलिए समय के साथ बदलती नहीं है। वास्तव में एनर्जी समय के बाहर एक गैर फिजिकल आयाम में मौजूद है, जैसा कि हम इसे अपनी सेंसेस में महसूस करते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी या रासायनिक रूप से उत्पादित इलेक्ट्रिक एनर्जी को ठीक उसी तरह स्टोर किया जा सकता है जैसे बैटरी में, और इसमें मौजूद इंफॉर्मेशन इसके साथ स्टोर होती है। अर्थात समय का इस एनर्जी की क्वालिटी पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज की डिग्री पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, और यह इन्वायरमेंटल इंफॉर्मेशन के बारे में हमारी परसेप्शन को कैसे अफेक्ट करता है और यह हमारे बिहेवियर पर एक फोर्स के रूप में कैसे कार्य करता है। फिजिकल एनवायरनमेंट में चल रहे निरंतर बाहरी चेंजेस के अनुरूप हमारे मेंटल एनवायरनमेंट को बदलना ऑटोमेटिक नहीं है। फिजिकल एनवायरनमेंट के नेचर के बारे में हमारे मेंटल एनवायरनमेंट पे स्टोर इंफॉर्मेशन वर्षों या जीवन भर अपरिवर्तित रह सकती है, चाहे वह कितनी भी पुरानी, बेकार या हानिकारक क्यों न हो। और इसके अलावा यह पुराना ज्ञान हमारे बिहेवियर पर एक ताकत के रूप में कार्य करता रहेगा, जिससे हमें कंडीशंस के रिलेटिव पूरी तरह से उचित तरीके से एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करनी पड़ेगी। इसलिए भले ही हम अपने जीवन के कुछ क्षेत्रों में सेटिस्फैक्शन का एक्सपीरियंस कर रहे हों,
हम यह मानकर नहीं चल सकते कि जिन कंडीशंस के साथ हमने इंटरेक्ट करना सीखा है वे वैसी ही होंगी जैसी हम जानते हैं। बाहरी स्थितियां निरंतर गति में है जो हमें सीखने और उनके अनुकूल ढलने के लिए विभिन्न फोर्सेज के साथ प्रस्तुत करती है। एग्जाम्पल के लिए, मार्केट के माहौल में कंडीशंस में परिवर्तन अत्यधिक दिखाई देते हैं और आमतौर पर पल पल दिखाई देते हैं, जबकि अन्य प्रकार के एनवायरनमेंट में जिनमें हम आमतौर पर कार्य करते हैं परिवर्तन की फोर्सेस थोड़ी धीमी गति से काम करती है और कम दिखाई देती है, लेकिन वे फिर भी बदल रहे हैं। समस्या यह है कि परिस्थितियां बदल जाएंगी और हम इन चेंजेस को पहचान नहीं पाएंगे। भले ही हम कुछ हद तक डिससेटिस्फैक्शन का एक्सपीरियंस करना शुरू कर दें, जब तक कि हम लगातार सतर्क न रहें कि भले ही हमने कुछ सीखा है जो काम करता है, फिर भी यह ऑब्सलीट हो सकता है। तो अभी हमने इस चैप्टर में जाना कि हमारे लिए एक ट्रेडर के रूप में एडेप्टेशन सीखना क्यों आवश्यक है। अगले एपिसोड में बुक के चैप्टर 12 में हम हमारे गोल्स के डायनेमिक्स के बारे में सीखेंगे। अगर आपको मेरा यह प्रयास पसंद आया हो तो मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं। इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें व अपने कम से कम 4 दोस्तों के साथ सोशल मीडिया पर शेयर करें। धन्यवाद। मिलते हैं हिंदी ऑडियोबुक.com के नॉलेज से भरपूर अगले एपिसोड में।